Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel Digi Learner Points. आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो जीडीपी सॉल्व करेंगे उसका सब्जेक्ट बनाए फंडामेंटल्स ऑफ एडिटिंग और उसका सब्जेक्ट कोड ACC 311 है। इसके टोटल मार्क्स 5 हैं। ये इसकी जो स्टार्टिंग डेट है या ओपनिंग डेट है वो मंडे दिसंबर 7 है और इसकी क्लोजिंग डेट फ्राइडे दिसंबर 11 2020 है, यानी इसका स्टेटस अभी स्टिल ओपन है। तो जो क्वेश्चन टाइटल है वो अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट है, यानी इस जो आपको ये टॉपिक है इससे रिलेटेड है। अब स्पेसिफिकली फर्दर क्या टॉपिक है वो हम क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन देख के समझने की कोशिश करते हैं उसको पढ़ने के बाद। इसका कवरिंग लेक्चर्स क्या है, 11 to 15 है, यानी 5 लेक्चर्स है। 11 से 15 के दौरान आप इसको रीड आउट करें, इसको सुने ताकि आपको समझ सकें। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आप खुद रीड आउट कर लीजिएगा ताकि हम टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकें। सिचुएशंस क्या है, हाँ ये हम रीड आउट करेंगे ताकि इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन है हम उसको समझ सकें और आंसर को दे सकें। Audit refers to an independent examination of an entity's financial statements। कह रहे हैं जो ऑडिट है वो उस चीज़ को रेफर्स करता है जहाँ आप किसी भी एंटिटीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसको एग्जामिन करते हैं इंडिपेंडेंट से। यानी इंडिपेंडेंट से मुराद ये होता है कि आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं है, कोई आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है कि आप इसको ऐसे कर दें या इसको ऐसे कर दें। तो इट अलाउज एन ऑडिटर टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन वेदर द फाइनेंशियल statements are prepared in all material respects in accordance with the identified and acceptable financial reporting framework, for example, international or local financial accounting standards and national legislations। कहते हैं ये जो ऑडिटर्स होते हैं वो उनको अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने में अलाउ करता है किस हवाले से कि उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की है कि वो तमाम मटेरियल के एस्पेक्ट को कवर करता है और वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या उसके जो दीगर एलिमेंट्स हैं एंटिटी के वो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के फ्रेमवर्क है या स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल या लोकली उसके मुताबिक हैं, उसके बारे में अपनी राय का इजहार करता है। For an auditor, understanding the entity and its environment is significant to carry out audit procedures which provide the basis to form such an audit opinion। कह रहे हैं एक ऑडिटर के लिए किसी भी एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है ऑडिट प्रोसीजर्स को कैरी आउट करने में, जो कि उसके लिए बेसिस प्रोवाइड करता है, जो कि उसने अपनी ओपिनियन बयान करनी होती है। आया कि ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है या आपको जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं ऑपरेशन हैं वो इन अकॉर्डेंस में इंटरनेशनल रूल्स, लोकल रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, इसके मुताबिक। Understanding of the entity and its environment covers a broad range of tasks for an auditor। कह रहे हैं एंटिटी और उसकी एनवायरनमेंट को समझना सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक नहीं है बल्कि ये एक वसी पैमाने की जो टास्क की रेंज है उसको भी कवर करता है। फॉर एग्जांपल रिस्क असेसमेंट, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद द गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट एटसेट्रा। इसके अलावा वो क्या करता है, रिस्क असेसमेंट भी करता है, इंफॉर्मेशन के सोर्स को भी चेक करता है, डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशंस जो है उसको भी चेक करता है, जो कि किसके साथ रिलेटेड होती है, जो इस सारे को गवर्नेंस कार्य होते हैं और मैनेज कार्य होते हैं यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। दोज चार्ज विद द गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट मीन्स वो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। अमंग देम Understanding of management control is treated as the center of gravity। कह रहे हैं इन तमाम के दरमियान जिसमें आप रिस्क असेसमेंट भी कार्य होते हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का भी एनालिसिस कार्य होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशंस को भी आप एनालाइज कार्य होते हैं, उन सब में जो आपका मैनेजमेंट कंट्रोल का जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। जब आप तमाम एस्पेक्ट के हवाले से
ऑडिट्स को कैरी आउट करते हैं, यानी उसको कंडक्ट कर रहे होते हैं। एंड ऑडिटर कैन नॉट परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर स्मूथली विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ एन एंटिटी। कह रहे हैं कि जी जो ऑडिटर होता है, अगर वो किसी भी ऑडिट में उस एंटिटी का जो मैनेजमेंट कंट्रोल को अच्छी तरह समझता नहीं है, वो ऑडिट नहीं कर सकता है, ऑडिटिंग नहीं कर सकता है। रिक्वायर्ड क्या है? हाउ विल यू जस्टिफाई दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू स्मूथली कैरी आउट एन ऑडिट इन ऑल एस्पेक्ट। ये जो आपके पास स्टेटमेंट लास्ट से जो सेकंड लास्ट स्टेटमेंट है, उसी के बेस पे आपका क्वेश्चन बनाया गया है कि आपने इसको प्रूव करना है कि अदर जो आपके पास एलिमेंट है, उन सब उसके उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हैसियत रखती है जब आप ऑडिट के प्रोसीजर्स को कैरी आउट कर रहे होते हैं। ये हमने यानी जो मैं समझ रहा हूँ उसके मुताबिक इंटरनल कंट्रोल के हवाले से आपने इसको डिस्कस करना है, जहाँ आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करते हैं, रिस्क असेसमेंट कर रहे होते हैं और सोर्स इंफॉर्मेशन वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसमें आपने इस इंटरनल कंट्रोल की भी ऑडिटिंग करनी होती है, जिसको वो क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो इसमें क्या है, इंस्ट्रक्शंस क्या है, आप काइंडली इंस्ट्रक्शंस को थॉरोली रीड आउट कर लीजिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने पहले हाईलाइट किया है। देयर इज अ लिमिट ऑफ 150 वर्ड्स फॉर डिस्कशंस, यानी आप 150 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, तो आप एटलीस्ट 100 तो रखें, इन बिटवीन 100 एंड 150 रखें। तो चले अपने सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। यस, understanding of management control is center of gravity to carry out smoothly an audit in all aspects। जी हाँ, मैं इस स्टेटमेंट से एग्री करता हूँ कि जो अदर एलिमेंट्स हैं, उसमें से जो मैनेजमेंट कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग है, उसका एग्जामिन करना वो किसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इक्वल है, जब आप किसी भी ऑडिट प्रोसीजर को कंडक्ट कर रहे होते हैं, कीपिंग ऑल अदर एस्पेक्ट्स एज वेल। इट हेल्प्स ऑडिटर्स क्यों? टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स, यानी जो वो हेल्प आउट करता है ऑडिटर की इसमें जो पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स हैं उनकी टाइप्स को आइडेंटिफाई करने में। इसके अलावा उसको वो हेल्प आउट करता है उन तमाम फैक्टर्स को भी आइडेंटिफाई करने में, समझने में, अंडरस्टैंड करने में, जो कि अफेक्ट कर रहे होते हैं किसको, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट में। क्योंकि अगर पोटेंशियल स्टेटमेंट्स एग्जिस्ट करती हैं, तो वो उसके पीछे फैक्टर्स होते हैं जो उसको परसू कर रहे होते हैं उसकी एग्जिस्टेंस पर। तो फिर वो इन फैक्टर्स को भी देखता है अल्टीमेटली, जो कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट पे अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा वो डिज़ाइन, नेचर एंड टाइमिंग को भी क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है, उसको समझता है, और फर्दर जो उसके ऑडिट प्रोसीजर है उसको भी वो क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, उसकी एक्सटेंट को भी। इंटरनल कंट्रोल ऑफ एन एंटिटीज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस। कि जो इंटरनल कंट्रोल का जो किसी भी एंटिटी का जो सिस्टम है या डिपार्टमेंट है, वो चेक एंड बैलेंस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, ताकि टू कीप द एंटिटीज ऑल एक्टिविटीज ऑन द सेम ट्रैक दैट लीड्स टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन ऑफ सेट गोल्स, ताकि एंटिटीज की तमाम एक्टिविटीज को सेम ट्रैक पर रख सके, जो कि सेट गोल्स की डेस्टिनेशन की तरफ रहनुमाई करती है। These activities include reliability of national reporting, reliability of financial reporting, यानी financial reporting कितनी उस पर रिलाई किया जा सकता है। effectiveness and efficiencies of operations की जो effectiveness और efficiency है, मीनिंग इसका ये है कि आपकी जो सोर्सेज है आप उसको ऑप्टिमल यूज कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग ऑन टाइम।
कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस, यानी जो आपके एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन उसके साथ आपकी जो एंटिटी है वो कंप्लायंस कर रही है, उसके मुताबिक उसको अपने जो ऑपरेशंस हैं उसको रन कर रही है। मिसाल के तौर पर कि बिजनेस ऑपरेशंस आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली हैं कि नहीं है, इसको हमने देखना है। इसके अलावा भी कई एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो कि लॉज एंड रेगुलेशंस में आती हैं। The purpose of its implementation is to address all identified business risks that threatens the achievement of any assets of any of set objectives। क्या जो इसका पर्पस होता है किसका, इंटरनल कंट्रोल का, उसके इम्प्लीमेंटेशन का ये है कि उन तमाम जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड बिजनेस रिस्क है उनको एड्रेस करना, यानी उनको साथ साथ चेक करना, उनकी मॉनिटरिंग करना, जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम हो उसको रेक्टिफाई करके दोबारा उसको अपनी ट्रैक पर लेके आना ताकि वो फर्दर डेविएट ना हो, और वो उसके पैटर्न को रिड्यूस करना ताकि जो उनके सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उन पे कोई असर ना पड़े। तो 150 का था, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये कितने वर्ड्स हैं, यहाँ से 138 है 150 में से। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आंसर समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन या क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।